इस वजह से वह फाइनेंशियली एजुकेटेड और सफल था। वह हमें बार बार कहा करता था, एक इंटेलिजेंट इंसान ऐसे लोगों को हायर करता है जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए माइक और मुझे इंटेलिजेंट लोगों की बातें सुनने और इस प्रोसेस में उनसे सीखने का फायदा मिला। लेकिन इस वजह से माइक और मैं दोनों ही अपने टीचरों की बताई आम बातों पर नहीं चल पाते थे और इसी वजह से दिक्कतें हुईं। जब भी टीचर कहते, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलेंगे तो तुम असल दुनिया में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो माइक और मैं बस भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें तय प्रोसीजर को फॉलो करने और नियमों से न हटने के लिए कहा जाता था, तो हम देख सकते थे कि यह स्कूलिंग प्रोसेस असल में क्रिएटिविटी को कैसे डिस्करेज करता है। हम समझने लगे कि हमारे अमीर डैड ने हमें क्यों बताया था कि स्कूल एम्प्लॉयर के बजाय अच्छे एम्प्लॉय बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। कभी कभी माइक या मैं अपने टीचरों से पूछते थे कि हमने जो पढ़ा वह कैसे लागू होता है, या हम पूछते थे कि हमने कभी पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ा और यह कैसे काम करता है। बाद वाले सवाल का जवाब अक्सर यही मिलता था कि पैसा जरूरी नहीं है, कि अगर हम अपनी पढ़ाई में अच्छे होंगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हमें पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा पता चला, हम टीचरों और अपने क्लासमेट्स से उतने ही दूर होते गए। मेरे बहुत पढ़े लिखे पापा ने मुझ पर कभी मेरे ग्रेड्स के लिए प्रेशर नहीं डाला। मैं अक्सर सोचता था कि क्यों, लेकिन हम पैसे को लेकर बहस करने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो शायद पैसे के मामले में मेरी बुनियाद मेरे मम्मी पापा दोनों से कहीं बेहतर थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट ब्रोकरों, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे पापा टीचरों से बात करते थे। एक दिन मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। जब मैंने उन्हें दिखाया कि मुझे क्यों लगता है कि घर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बहस नहीं हुई। नीचे दिया गया डायग्राम मेरे अमीर पापा और गरीब पापा के घरों को लेकर सोच में अंतर दिखाता है। एक डैड को लगता था कि उनका घर एक एसेट है और दूसरे डैड को लगता था कि यह एक लायबिलिटी है। मुझे याद है जब मैंने अपने डैड के लिए एक डायग्राम बनाया था जिसमें उन्हें कैश फ्लो की दिशा दिखाई गई थी। मैंने उन्हें घर के मालिक होने के साथ आने वाले एक्स्ट्रा खर्चे भी दिखाए थे। बड़े घर का मतलब था बड़े खर्चे, और कैश फ्लो खर्च कॉलम से बाहर जाता रहा। आज भी मुझे इस बात पर चैलेंज होता है कि घर एक एसेट नहीं है, और मुझे पता है कि बहुत से लोगों के लिए यह उनका सपना होने के साथ साथ उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, और अपना घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं बस इस पॉपुलर सोच को देखने का एक दूसरा तरीका बताता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक घर खरीदते, जब हम बड़ा ज्यादा चमकीला घर खरीदते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह कोई एसेट नहीं होगा, यह एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इसमें हमारी जेब से पैसे निकलेंगे। तो यह मेरी बात है। मुझे सच में उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि एक अच्छा घर एक इमोशनल चीज है, और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा इमोशन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को कम कर देते हैं। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक अजब घरों की बात आती है तो मैं बताता हूं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे घर के लिए पेमेंट करते हैं जो उनका कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया घर खरीदते हैं और हर बार पिछले वाले को चुकाने के लिए एक नया 30 साल का लोन लेते हैं। दो भले ही लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन वे अपने बाकी सभी खर्चों का पेमेंट टैक्स के बाद के डॉलर से करते हैं, अपना मॉर्गेज चुकाने के बाद भी। 3. प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के माता पिता तब चौंक गए जब उनके घर पर प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह हो गया। यह उनके रिटायर होने के बाद हुआ, इसलिए इस बढ़ोतरी ने उनके रिटायरमेंट बजट पर दबाव डाला और उन्हें घर बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 4 घरों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। 1997 में मेरे अभी भी ऐसे दोस्त हैं जिन पर एक घर के लिए $1 मिलियन का कर्ज है, जो आज सिर्फ 700,000 में बिकेगा। 5. सबसे बड़ा नुकसान उन मौकों को गंवाने से होता है। अगर आपका सारा पैसा आपके घर में फंसा हुआ है तो आपको और मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका पैसा खर्च वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है, बजाय इसके कि वह एसेट कॉलम में जुड़े, जो कि क्लासिक मिडिल क्लास कैश फ्लो पैटर्न है। अगर कोई युवा जोड़ा शुरुआत में ही अपने एसेट कॉलम में ज्यादा पैसा डालता तो उनके बाद के साल आसान हो जाते, खासकर जब वे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने की तैयारी कर रहे होते। उनके एसेट बढ़ जाते और खर्चों को पूरा करने में मदद के लिए उपलब्ध होते। अक्सर एक घर सिर्फ बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए होम इक्विटी लोन लेने का जरिया होता है। आसान शब्दों में,
जल्दी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय बहुत महंगा घर खरीदने का फैसला करने का नतीजा किसी व्यक्ति पर कम से कम इन 3 तरीकों से पड़ता है। एक, समय का नुकसान, जिसके दौरान दूसरे एसेट्स की कीमत बढ़ सकती थी। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल का नुकसान, जिसे घर से सीधे जुड़े ज्यादा मेंटेनेंस खर्चों को पूरा करने के बजाय इन्वेस्ट किया जा सकता था। 3, पढ़ाई का नुकसान। अक्सर लोग अपने घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान को ही अपने एसेट कॉलम में गिन लेते हैं। क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वे इन्वेस्ट नहीं करते। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट का नुकसान होता है। अनुभव: ज्यादातर लोग कभी भी वह नहीं बन पाते जिसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, कहती है। और सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट आमतौर पर पहले सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर को बेचे जाते हैं, जो फिर उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेच देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि घर मत खरीदो। मैं कह रहा हूं, एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझो। जब मुझे बड़ा घर चाहिए होता है, तो मैं सबसे पहले ऐसे एसेट खरीदता हूं जो घर के पेमेंट के लिए कैश फ्लो जनरेट करेंगे। मेरे पढ़े लिखे पापा का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी को सबसे अच्छे से दिखाता है जो रैट रेस में है। उनके खर्चे हमेशा उनकी इनकम के साथ बढ़ते रहते हैं, जिससे वे कभी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। नतीजतन, उनकी लायबिलिटी, जैसे कि उनके मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनके एसेट से ज्यादा हैं। नीचे दी गई तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। पढ़े लिखे डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम, खर्च, एसेट, लायबिलिटी। दूसरी तरफ, मेरे अमीर डैड का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्ट करने और लायबिलिटीज को कम करने के लिए डेडिकेटेड जिंदगी के नतीजों को दिखाता है। अमीर डैड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम, खर्च, एसेट, लायबिलिटी। मेरे अमीर डैड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू यह बताता है कि अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं। एसेट कॉलम खर्चों को कवर करने के लिए काफी से ज्यादा इनकम जनरेट करता है और बैलेंस को एसेट कॉलम में री इन्वेस्ट किया जाता है। एसेट कॉलम बढ़ता रहता है और इसलिए इससे होने वाली इनकम भी उसके साथ बढ़ती है। नतीजा यह है, अमीर और अमीर होते जाते हैं। अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं? इनकम, एसेट, ज्यादा इनकम, खर्च कम है, लायबिलिटीज कम है। मिडिल क्लास खुद को लगातार फाइनेंशियल स्ट्रगल की हालत में पाता है। उनकी मेन इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी सैलरी भी बढ़ती है। प्लेलिस्ट में अगला भाग स्विच न करें।